हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का। ये एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबाना, जिससे मैं जो एंटोमोलॉजी का जो भी वीडियो डालूंगा या किसी भी सब्जेक्ट का मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। एमजेपीआरयू रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी वो यहीं पर मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी क्या है और किससे मिलकर बना हुआ है। तो एंटोमोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटोमॉन प्लस लोगस, लोगस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो एक लाइन तो ये हो गई। फिर उसके बाद दिया गया है कि एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है क्या? एंटोमोलॉजी। ठीक, और जिसमें एंटोमॉन एंटोमॉन जो शब्द है, एंटोमॉन शब्द जो है उसका जो हिंदी में अनुवाद है वो है इंसेक्ट, और लोगस का अर्थ है नॉलेज। नॉलेज मतलब जानकारी। ठीक है, एंटोमॉन का अर्थ है इंसेक्ट और लोगस का अर्थ है नॉलेज से। ठीक, फिर उसके बाद बताया गया है इंसेक्ट। इंसेक्ट में बताया गया है कि जंतु जगत के समुदाय अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। तो ये जो इंसेक्ट जो है वो जंतु जगत के समुदाय में जो है अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, उसी में अर्थोपोडा में आता है। फिर उसके बताया गया इंसेक्ट 3 खंडों में बटा हुआ होता है। कितने खंडों में? 3 खंडों में बटा हुआ होता है। किसमें? एक तो हेड, फिर दूसरा है थोरेक्स और तीसरा है एब्डोमेन। ठीक, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। फिर उसके बाद बताया गया है हेड के बारे में कि हेड क्या है। तो हेड जो है सिर 6 खंडों में बटा हुआ होता है। हेड मतलब सिर। सिर कितने खंडों में बटा हुआ है? 6 खंडों में बटा हुआ होता है। जो जागो जल आकृति जो जागो नल आकृति की तरह होता है, जो है नल की आकृति की तरह होता है। और एक जोड़ी श्रृंगिकाएँ होती हैं। एक जोड़ी जो है श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें एक जोड़ी आँख होती है एवं सहायक आँख होती हैं। माउथ पार्ट्स जो है उपस्थित होते हैं। माउथ पार्ट्स जो इसमें हेड में जो बताया गया है कि जैसे हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। ठीक, तो इसमें जो हेड में जो है मुंह होता है और आंखें होती हैं, सहायक आंखें होती हैं, और जो आंखें होती हैं वो एक जोड़ी होती हैं, श्रृंगिकाएँ होती हैं एक जोड़ी, और जैसे माउथ पार्ट्स जो भी होते हैं वो होते हैं सारे के सारे, सॉरी, जितने होते हैं माउथ पार्ट्स वो सारे के सारे उसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है थोरेक्स के बारे में। थोरेक्स क्या है? यह हेड से लगा हुआ बाद का हिस्सा होता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये हेड से लगा हुआ बाद का हिस्सा होता है। ये हिस्सा है, उसके बाद एक और हिस्सा बना होता है, 3 हिस्सों में ये बटा हुआ होता है। ठीक, तो ये बीच का हिस्सा जो हो गया है वो हो गया थ्योरेक्स। तो इसमें बताया गया है कि यह हेड से लगा हुआ बाद का हिस्सा होता है, जो कि खंडों में बटा हुआ होता है, जैसे ये बीच का हिस्सा हो गया है, इसके आगे सर हो गया है, और ये वो हो गया है, एब्डोमेन हो गया है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक, तो इसमें जो है ऐसे करके ये खंडों में बटा हुआ होता है। ठीक, फिर उसमें बताया गया है कि प्रो मेसोमेटो से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद थ्योरक्स में बताया गया है कि निचले पोर्शन में 3 जोड़ी टांगे उपस्थित होती हैं। जो बीच में जो हिस्सा होता है इसमें जो है कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। तो दो दो इधर हो गई, 2 बीच में हो गई, 2 उस साइड हो गई। तो जो है कितने जोड़ी? प्रत्येक कितने जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी। तो 3 जोड़ी, एक जोड़ा ये हो गया है और एक जोड़ा ये हो गया है, एक जोड़ा ये हो गया है। 3 जोड़ी जो है टांगे उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि थ्योरक्स के अनुसार प्रत्येक जोड़ी टांग प्रत्येक खंड में उपस्थित होती है। तो जो है प्रत्येक खंड में उपस्थित होती है। जिसे मान लिया हमने 3 खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं, तो तीनों खंड में जैसे पहले खंड में हो गए एक जोड़ी, फिर दूसरे खंड में एक जोड़ी, फिर तीसरे खंड में एक जोड़ी, तो प्रत्येक खंड में एक जोड़ी होता है। ठीक, टांगे होती हैं। फिर उसके बाद बच्च में बताया गया, बच्च के निचले सतह में टेकिया एवं टेकियोलस पाए जाते हैं। टेकिया एवं टेकियोलस पाए जाते हैं, जो कि श्वास का कार्य करते हैं, जो कि श्वास लेने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद है वंश के ऊपरी भाग में वक्ष के ऊपरी भाग में 1 से 2 जोड़ी तक जो है पंख पाए जाते हैं। 1 से 2 जोड़ी तक पंख पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आ गया है एब्डोमेन इंसेक्ट।
एब्डोमेन इंसेक्ट जो है तीसरा वाला भाग आ गया हमारा, उदर। ठीक, उदर के बारे में, तो इंसेक्ट का उदर उसकी शरीर का अंतिम भाग होता है। उदर जो है उसका अंतिम भाग होता है, जिसे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, एब्डोमेन जो है ये लास्ट का अंतिम भाग होता है। ठीक, तो फिर उसके बाद बताएगा जो कि 10 से 11 खंडों में बटा हुआ होता है, 10 से 11 खंडों में बटा हुआ होता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि उदर में पाचन तंत्र, प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र जो है प्रजनन तंत्र उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है, तीसरे नंबर पर बताया गया है कि इंसेक्ट एक सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, कैसी बॉडी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो उसके बाद बताया गया है, चौथे नंबर पर क्या बताया गया है, इसमें उदर की पृष्ठ तल पर लंबा नलिकाकार हृदय होता है। ठीक है, तो उदर के जो है पृष्ठ तल पर, उदर के पृष्ठ तल पर जो है लंबा नलिकाकार का जो है हृदय होता है, नलिकाकार का हृदय होता है। फिर उसके बाद श्रृंगिकाओं के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि श्रृंगिकाएं इंसेक्ट के सिर में पाई जाती हैं। श्रृंगिकाएं जो हैं इंसेक्ट के सिर में पाई जाती हैं, जो आगे की ओर निकली हुई होती हैं, जो आगे की ओर निकली हुई होती हैं, जो धागे नुमा, झाड़ी नुमा कई प्रकार के लंबवत रूप में होती हैं, जो कि धागे नुमा और झाड़ी नुमा और कई प्रकार के लंबवत रूप में जो है होती हैं, लंबवत रूप में होती हैं। फिर जिसके क्या है, निम्न कार्य होते हैं। क्या निम्न कार्य होते हैं? एक तो स्पर्श का ज्ञान, और दूसरा स्वाद का ज्ञान, तीसरा गंध का ज्ञान, और चौथा है श्रवण मतलब सुनने का ज्ञान, स्पर्श मतलब छूने का ज्ञान, स्वाद मतलब जो स्वाद हमें पता चलता है, ठीक है, मीठा है या खट्टा है, उसी प्रकार का इनमें एक स्वाद पता करने का वो होता है। फिर इसमें गंध के बारे में, गंध मतलब जैसे अपनी नाक होती है, तो नाक क्या करती है, अपनी गंध लेती है या सुगंध लेती है। और उसके बाद श्रवण ज्ञान का मतलब ये है कि जैसे सुनने से हो गया है, सुनाई जो देता है, श्रवण ज्ञान का हो जाता है। ठीक, फिर पांचवा दिया गया है, नर व मादाओं को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करना, नर व मादाओं को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करना। अगर मतलब जैसे नर है तो मादा की तरफ, मादा है तो नर की तरफ। तो जैसे मादाओं में ये ज़्यादा होता है कि मादाएं जो हैं नर को आकर्षित करती हैं अत्यधिक, और जो नर हैं तो वो नर जो है बहुत कम जो है आकर्षित कर पाते हैं। फिर उसके बाद बताया कीट के मुखांग कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें बताया गया है कि कई प्रकार के कीट के मुखांग जो है होते हैं। जैसे पहला है काटने एवं चुभाने वाले, बीटिंग एंड सेविंग सेविंग टाइप। ठीक, फिर इसके बाद बताया गया है ग्रासहॉपर ड्रैगन फ्लाई। ठीक, ग्रासहॉपर ड्रैगन फ्लाई उदाहरण दिया गया है। इसमें क्या उदाहरण दिया गया है? ग्रासहॉपर ड्रैगन फ्लाई। ठीक, तो पहला कौन सा हो गया हमारा? काटने एवं चबाने वाले। फिर दूसरा हमारा क्या हो गया है? चबाने और चाटने वाले। ठीक, क्या हो गया? चबाने और चाटने वाले, जैसे मधुमक्खी हो गया और बर हो गई, बर। और उसके बाद बताया गया है कि तीसरा है हमारा चुबाने एवं चूसने वाले, तो जैसे मच्छर जो होता है चुभाता है, ठीक है, उसके बाद खून को जो है चूसता है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद चौथा है स्पंजिंग टाइप, जैसे घरेलू मक्खी है अपनी, वो है स्पंजिंग टाइप की होती है। फिर पांचवा क्या है? सेफनिंग टाइप क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर तितली के बारे में आप देख लीजिए, और स्पंजिंग शेफनिंग टाइप के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद बताया गया है कीटों के मुखांग के प्रमुख भाग इस प्रकार हैं। जो कीटों के मुखांग होते हैं तो उनके प्रकार कैसे हैं, तो ये देख लीजिए कि ऊपरी होंठ लेब्रम, फिर एक जोड़ी मेंटिबल ऊपरी होंठ होता है, लेब्रम जिसे कहा जाता है, और एक जोड़ी मेंटिबल होता है, एक जोड़ी जो है मैक्सिले होती है। फिर उसके बाद है निचला होंठ होता है जिसे लेबियम कहा जाता है, और जीभ होती है जिसे हाइपोफोरिंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोफोरिंक्स। फिर उसके बाद कीट के बारे में बताया गया, कीट विज्ञान के बारे में बताया गया है। तो कीट विज्ञान के बारे में क्या बताया गया है कि ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। जंतु जगत में लगभग 20 समुदाय हैं, जिसमें आर्थ्रोपोडा समुदाय सबसे बड़ा है। आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत कई वर्ग आते हैं, जिसमें कीट वर्ग अत्यधिक जटिल एवं विशाल है, एवं एक अनुमान के अनुसार समस्त जंतुओं की लगभग 12 लाख
जातियां हैं, जिसमें 6 से 7 लाख जातियां अकेले कीट वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इस वर्ग की विशालता को देखते हुए उसके अध्ययन को सरल बनाने हेतु कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसकी शाखाएं निम्नलिखित हैं, तो इसको समझ लेते हैं। तो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो जो कीट विज्ञान जो है, एंटोमोलॉजी जो है ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जो कि हम पहले देख चुके थे। फिर उसके बाद बताया गया कि जंतु जगत में लगभग 20 समुदाय हैं। तो जंतु जगत में जो है कितने समुदाय हैं, तो 20 समुदाय हैं, जिसमें अर्थोपोडा समुदाय सबसे बड़ा है। जो अर्थोपोडा समुदाय है वो सबसे बड़ा है। 20 जो समुदाय हैं उनमें से सबसे बड़ा है कौन सा, अर्थोपोडा। फिर उसके बाद बताया गया है कि अर्थोपोडा समुदाय के अंतर्गत कई वर्ग आते हैं। तो अर्थोपोडा समुदाय के जो अंतर्गत है कई वर्ग आ जाते हैं। तो जिसमें कीट वर्ग जो है अत्यधिक जटिल एवं विशाल है। जटिल मतलब कठोर, कठोर और विशाल है। विशाल मतलब बड़ा है, ठीक। फिर उसके बाद बताया गया है एक अनुमान के अनुसार समस्त जंतुओं की लगभग 12 लाख जातियां हैं। एक अनुमान लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि समस्त जंतुओं की लगभग 12 लाख जातियां हैं और जिसमें 6 से 7 लाख जातियां जो हैं अकेले कीट वर्ग के अंतर्गत आती हैं। जो जिसमें से 6 से 7 लाख जातियां जो हैं अकेले कीट वर्ग के अंतर्गत आती हैं, ठीक। फिर उसके बाद बताया गया इस वर्ग की विशालता को देखते हुए इसके अध्ययन को सरल बनाने हेतु कई शाखाओं में विभाजित किया गया। तो इसको जो है सरल बनाने के लिए जिसे कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित शाखाएं जैसे कौन कौन सी शाखाएं, एक तो हो गई है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी। तो इसमें क्या बताया गया है कि कीट के शारीरिक रचना की का अध्ययन अध्ययन आकारिकी अथवा अ, आकारिकी विज्ञान आकारिकी अथवा आकारिकीय विज्ञान, ठीक है, इसमें इसमें किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद बताया गया है शरीर रचना विज्ञान। तो शरीर रचना विज्ञान में इनके शारीरिक रचना के जो है उन भागों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें बताया भी गया है कि कीट के बाह्य एवं आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब उत्तक विज्ञान। हिस्टोलॉजी मतलब उत्तक विज्ञान। उत्तक विज्ञान एवं तंतुओं का अध्ययन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही सूक्ष्म जो तरीके होते हैं सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे कोशिकाएं वगैरह हैं तो ये काफ़ी सूक्ष्म है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं हम। जैसे दही में जो है कीड़े पड़ते हैं तो वो हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसी प्रकार इसमें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का भी यूज कर सकते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि उत्तक एवं तंतुओं का अध्ययन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप से ही उत्तक और तंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर इसमें अगला बताया गया है कि कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान मतलब साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि कोशिका एवं कोशिकीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जो है कोशिकीय तत्वों एवं कोशिका एवं कोशिकीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणकीय या भ्रूण विज्ञान। भ्रूणकीय या भ्रूण विज्ञान इसके अंतर्गत जो है अंडे एवं भ्रूण का बनना उसके वयस्क दोनों तक का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो इसके जो है दोनों तत्वों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? अंडे में भ्रूण का बनना, उसके वयस्क होने तक का अध्ययन किया जाता है। वयस्क दोनों तक का अध्ययन किया जाता है। वो दोस्तों यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है सही से। फिर उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजी कार्यकी या कीट दहली। क्या लिखा है? फिजियोलॉजी कार्यकी या कीट दहली। ये क्या है? दहली है क्या है? चलो देखते हैं इसमें। फिर इसमें क्या दिया गया है कि इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य तथा कोशिकाओं का अध्ययन होता है। तो जो कार्यकी या कीट विज्ञान जो हो गई दहली फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत जो है शरीर के विभिन्न अंगों का कार्यों तथा कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। जो शरीर के विभिन्न अंग हो गए तो उनके जो उनके कार्य हैं तथा उनकी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। उनकी कौन कौन सी जैसे कोशिकाएं होती हैं उस चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टॉक्सिनोमी वर्गीकरण विज्ञान।
इसमें कीटों का वर्गीकरण उनके लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कीटों का अध्ययन उनके लक्षणों के आधार पर किया जाता है। लक्षण मतलब जैसे किस कीट के कैसे लक्षण हैं तो उसके आधार पर उनका अध्ययन करते हैं, ठीक किया जाता है या करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकीय या वातावरण विज्ञान, ठीक। तो इसमें बताया गया है कि कीटों का उनके वातावरण या पर्यावरण से क्या क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। तो मतलब उनका क्या संबंध है वातावरण और पर्यावरण से, उस चीज का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि आर्थिक आर्थिक दृष्टिकोण को अध्ययन में रखते हुए आर्थिक दृष्टिकोण को अध्ययन में रखते हुए कीट विज्ञान का विभाजन निम्न शाखाओं में करते हैं। तो कीट विज्ञान का जो है विभाजन निम्न शाखाओं में किया जाता है। कौन कौन सी शाखाओं में? स्कोप ऑफ एंटोमोलॉजी, तो क्या है? एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी कृषि कीट विज्ञान। फिर उसके बाद है मेडिकल एंटोमोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, जो कि हम नीट वगैरह में पढ़ते हैं। फिर वेटरिनरी एंटोमोलॉजी, पशु चिकित्सा विज्ञान, जो कि एग्रीकल्चर में ही आ जाता है। फिर इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, औद्योगिकी कीट विज्ञान। फिर है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, वन कीट विज्ञान। फिर उसके बाद बताइए फॉरेस्ट्री वन कीट विज्ञान। फिर हो गया है पेलियो एंटोमोलॉजी, जिसमें बताया गया है कि इसमें पुरातात्विक कीट विज्ञान, बेरोजगारी को रोजगार दिया जाता है इसमें। उसके बाद आ जाता है हमारा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में जानते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में है जैसे जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी करने के लिए उसके परिवार को जानना आवश्यक होता है, उसी प्रकार कीटों को समझने के लिए उनके संघ आर्थ्रोपोडा की जानकारी आवश्यक है। तो इसमें यह बताया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उनके घर या परिवार के बारे में जानना आवश्यक होता है, उसी प्रकार कीटों को समझने के लिए जो है संघ आर्थ्रोपोडा की जानकारी होना आवश्यक है। फिर उसके बाद बताया गया कि विद्वानों के मतानुसार आर्थ्रोपोडा के जीवों की उत्पत्ति एनिलीडा के संपन्न पूर्वजों से हुई है। तो क्या बताया गया है इसमें? विद्वानों के मतानुसार, जो विद्वानों के मतानुसार होता है जिसे। फिर उसके बाद कि आर्थ्रोपोडा के जीवों की उत्पत्ति एनिलीडा के संपन्न पूर्वजों से हुई है। एनिलीडा के संपन्न पूर्वजों से हुई है, ठीक। तो एनिलीडा के संपन्न पूर्वजों से, जो संपन्न उनके पूर्वज हुए रहे होंगे, उनसे हुई है। उसके बाद इसमें इसके सामान्य लक्षण निम्न है। तो कौन कौन से इसके लक्षण हैं? इसमें बताया गया है कि ये भूमि जल वायु हर एक स्थान पर मिलते हैं। ये भूमि जल वायु हर स्थान पर मिलते हैं। इसमें से कुछ अन्य जंतुओं व पौधों पर परजीवी होते हैं, ठीक है। कुछ जो है अन्य जंतुओं पर परजीवी होते हैं, अन्य जंतुओं या पौधों पर परजीवी होते हैं, उनकी सहायता से जीवित रहते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि यह त्रिजलीय स्तर 7 होते हैं। त्रिजलीय स्तर 7 होते हैं। शरीर द्विपार्श्वीय बिलेटो बिलेटो साइमेट्रिकल खंडों में बटा सेगमेंटेड, प्रायः तीन भागों सिर, बच्च व उदर में विभाजित होते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था 3 भागों में विभाजित होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो हेड मतलब सिर और बच्च, हेड थोरैक्स जो हो गया वो बच्च हो गया, और उधर जो हो गया वो एब्डोमेन हो गया। 3 भागों में विभाजित होते हैं। इनका शरीर खंड युक्त होता है, खंड युक्त मतलब खंडों में विभाजित होता है, तथा सभी बाह्य कंकाल होता है। सभी का जो है बाह्य कंकाल मतलब बाहरी जो कंकाल होता है सभी में होता है, पाया जाता है, जो अंशतः काइटी मतलब काइटिन का बना हुआ होता है, जो कि काइटिन का बना हुआ होता है। इसमें मिस्टेक्स हैं दोस्तों, उसको आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बताया गया शरीर के बारे में। शरीर के खंडों की संख्या परिवर्तित होती है। शरीर के खंडों की संख्या परिवर्तित होती है। जैसे शरीर का खंड जो है परिवर्तित होता रहता है, जिसमें युग्मित जोरदार उपांग लगे होते हैं। जिसमें युग्मित मतलब जोड़े में जो है जोरदार उपांग लगे होते हैं। फिर शरीर गुहा खदीर मुहा के खप में होती है। फिर उसके बाद है कि हृदय कष्ट तल पर होता है। हृदय जो है वो कष्ट तल पर होता है, कष्ट नहीं है, ये पृष्ठ तल पर होता है, ठीक।
उसके युग्मित अवहित अवांछित नहीं, क्या लिखा है ये, अवहित रंध्र होते हैं। उसके युग्मित अवहित रंध्र होते हैं। युग्म में मतलब जोड़ों में रंध्र होते हैं, युग। ठीक, फिर उसके बाद बताया गया तथा हृदय आवरण मिलता है। इसमें जो है हृदय आवरण मिलता है, हृदय के बाहर जो है आवरण होता है। ठीक, फिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। जो इनका परिसंचरण तंत्र होता है वो खुले प्रकार का होता है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। फिर उसके बाद चौथा है सुविकसित पेशीय तंत्र होता है। सुविकसित पेशीय तंत्र होता है, पेशियों में सिटिएटेड एपिथीलियम का अभाव होता है। सिटिएटेड एपिथीलियम का अभाव होता है। फिर उसके बाद पांचवा है पेशियां लगभग पूर्ण रूप से रोधित होती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं तथा पाचन तंत्र भली प्रकार से विकसित होता है। फिर उसके बाद बताया गया देह गुहा कॉलम लघु कश आर जननांगों एवं उत्सर्जी अंगों के सीमित होती है। श्वसन क्रिया क्लोमोसिल्स श्वसन नालियां ट्रेकिया होता है। फिर उसके बाद है आर्थ्रोपोडा के बारे में बताया गया है, तो सेकेंड फाइलम। फिर आर्थ्रोपोडा के बारे में हम जो है कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोग जो है यही ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट करना है, ओके कर दीजिए, जिससे हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियोस की ज़रूरत है फर्स्ट सेमेस्टर की। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट की भी ज़रूरत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे हम उस सब्जेक्ट की वीडियो जो है बना दें आप लोगों के लिए। ठीक, MJPRU यूनिवर्सिटी से ही जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हम वीडियोस डालेंगे वो सब सारी की सारी MJPRU से ही रिलेटेड होंगी। वहीं का जो है सिलेबस हमारे यहाँ पर ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे जो मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप लोग जा कर के जो है ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।